हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है कि जैसे एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बटे हुए हैं, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये सब पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है क्वांटम नंबर के आधार पे, यानी क्वांटम नंबर के आधार पे कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df पदों में होता है। और एक दूसरा होता है बोर-बरी स्कीम के अनुसार, तो उसमें ये पता लगाया जाता है कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आइए शुरू करते हैं धीरे धीरे से। सबसे पहले आपके पास, हाँ एक बात और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक आइटम है, ये मेरे पास कोई एक तत्व है। अगर इस तत्व के ऊपर साइड में, चाहे वो इधर हो लेफ्ट साइड राइट साइड हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, अगर ऊपर कोई चीज लिखी है तो उसको परमाणु भार बोला जाता है। वो क्या होता है, हमारा परमाणु भार होता है। और जो नीचे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये नीचे, इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। ये क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी ये एटॉमिक मास है और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, एग्जाम्पल भी करवा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैंने लिखा 11 Na और यहाँ पे मैंने लिखा 23। अब इसका मीनिंग क्या निकला कि सर इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा वही उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार। तो ऊपर वाला परमाणु भार होगा और नीचे वाला क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। बात क्लियर है। अब जरा आप लोग बताइएगा कि जैसे मैंने लिख दिया 3Li7, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये लिथियम है। Li का मतलब क्या है, लिथियम है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। और परमाणु भार इसका कितना होता है, 7 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब आइए शुरू करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें एक एटम दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा 15 फास्फोरस। अब इसका मीनिंग क्या निकला कि सर फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 है। देखो इलेक्ट्रॉन जब तक परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो प्लस की चार्ज की बात करें या फिर माइनस चार्ज की बात करें, तो जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु अगर उदासीन है, उदासीन का मतलब उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज उस पर नहीं है, वो उदासीन है। यहाँ पर आपको कोई चार्ज दिख रहा, नहीं दिख रहा, यानी ये उदासीन है। तो जब ये उदासीन होगा तो उस पर जितना परमाणु क्रमांक होगा उसका, यानी जितनी उसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब ये जो 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ये 15 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से परमाणु में डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस तरीके से बटे हुए हैं, इस चीज का हमें पता लगाना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना, और आपको हमने कल की क्लास में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम ये हमें मिला था अबाउ के नियम से। क्योंकि अबाउ ने क्या बताया था, अबाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश होगा वो कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पर जाएगा जहां पर ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जिस कोष के कक्षक की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो देखिए इसके क्रम को याद रखें। सबसे पहले आया 1s, तो आप क्या लिखोगे, 1s। 1s लिखने के बाद s को अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2। यानी 2 से ज्यादा नहीं देने। ऐसा नहीं कि आप 15 का 15 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, नहीं, कंडीशन है, ये अप्लाई करनी है कि हमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देने। तो जब 2 से ज्यादा नहीं देने तो इसको हम क्या देंगे, 1s2 हो जाएगा। फिर 1s के बाद अभी भी मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन बच गया, मैंने सिर्फ 2 ही तो दिया है, तो कितना बच गया, 13। तो इसके आगे वाले को दोगे, तो आगे कौन है, 2s है, और s को 2 से ज्यादा नहीं देने हैं। फिर बेटा देखिए कौन आया, 2p आया, और p को 6 से ज्यादा नहीं देने हैं। ठीक, तो आपने कितना इलेक्ट्रॉन बांट दिया है, पहले ये देख लीजिए, 2 2 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन बांट दिया। अब 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा। तो 3s, s को कितने देने हैं, 2। अभी आपने टोटल इलेक्ट्रॉन बांटा कितना, 12 इलेक्ट्रॉन आपने बांट दिए।
अभी आपके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 3। और अब देखिए यहाँ पर 3s के बाद क्या आएगा, 3p आ जाएगा। 3s के बाद क्या आएगा, 3p। आपको देखो p की जो लिमिट है, p की जो क्षमता है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, लेकिन आपके पास कितना बचा है, 3 बचा है ना। जैसे आपसे हम कहें कि मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे पास क्षमता 100 रुपए लेने की है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपके पास रुपए कितना है, 50, तो आप मुझे 100 रुपए दे पाओगे, तो जितना आपके पास होगा उतना ही तो दोगे। तो इसकी क्षमता कितनी है, 6 लेने की, पर हमारे पास बचा कितना है, तो देखो 2 2 4 6 10, 2 12 तो बट गए, यानी 15 थे तो 3 ही तो बचे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3p3। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा किस पर हो गया, क्वांटम नंबर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यानी इसको हमने एसपीडीएफ, इसको बोलते हैं एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने कर दिया। अब हमें करना है बोरबरी स्कीम के अनुसार। बोरबरी स्कीम के अनुसार मतलब हमें ये पता करना, कल हमने आपको बताया था ये पहला गांव है, ये दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, चौथा गांव, और गांव को मैंने क्या कहा था, कोस कहा। और कोस को जो ये आगे वाला जो नंबर इसके लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, इसके आगे 1 नंबर लिखा तो ये पहला कोस है, इसके आगे 2 लिखा तो ये भी दूसरा कोस है, ये भी दूसरा कोस है, इसके आगे 3 लिखा है, इसके आगे 3 लिखा तो ये कौन सा कोस है, तीसरा कोस है। अगर हम इसकी परमाणु संरचना बनाए तो टोटल कोस, अब देखो पहले गांव, इसके आगे 1 नंबर लिखा कि किसी के आगे 1 नंबर और लिखा हुआ है, नहीं, यानी पहले कोस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक, क्लियर है। अब इसके आगे भी 2 है और इसके आगे भी 2, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 और 2 8। फिर देखिए इसके आगे 3 है, इसके आगे भी 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो क्या टोटल इलेक्ट्रॉन 8 2 10 5 15 हो गया, फास्फोरस 15। क्लियर है। अब हम इसकी परमाणु की संरचना बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो इसकी संरचना बना देते हैं फास्फोरस की। तो कितने कोष हैं, 1 2 3 ही कोष हैं, तो ये तो नाभिक होता है ना। कितने, ये बाहर वाली जो संरचना होती है इसको कोष बोला जाता है। पहला कोष है, दूसरा कोष है, और ये बेटा तीसरा कोष है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे में। तीसरे में कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4, और किसी एक को डबल कर दो, 5। तो ये परमाणु की संरचना होती है। अब आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगा रहा है, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं जैसे, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे में कितने लगा रहे हैं, 8 लगा रहे हैं, तीसरे में कितने लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं। तो ये हमने किसकी संरचना बनाई है, फास्फोरस की संरचना बनाई है। तो हमें ये पता चल गया कि पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, और ये तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये बात हमने पता। इतनी बात आपको समझ में। आगे देखिए एक और हम एग्जांपल करते हैं। यही मेरे पास है पोटेशियम, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। हमने आपको बता रखा है कि आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक तो याद ही होना चाहिए। आप ज्यादा याद कर सकते हैं कोई बात नहीं, पर मिनिमम कितना हो याद होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए चलते हैं पोटेशियम की तरफ। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे पहले क्रम याद करिए। सबसे पहले 1s आएगा, s को 2 देने हैं, फिर कौन आएगा, 2s आएगा, 2 देने हैं, फिर बेटा कौन आएगा, 2p, p को 6 देने हैं, फिर कौन आएगा, 3s2, फिर बेटा कौन आएगा, 3p6। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बट गया, चेक भी तो कर लो, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा दे दिया हो। तो 2 2 4 4 6 10, 2 12 6 18। अभी आपके पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो कौन आएगा, 4s, और s को 1 देंगे तो 19 हो जाएगा, तो 4s1 हो गया। अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बोरबरी स्कीम के अनुसार करेंगे, कोषों में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में कितना है बेटा, 2 है, ये दूसरा तो कितना हो जाएगा, 8, ये तीसरा तो कितना है, 8, और ये चौथा है तो इसमें कितना है, 1। तो टोटल कोष कितने हैं, 4 है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक है ये, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, और ये चौथा कोष। तो 4 कोष हो गए। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2, दूसरे में 8,
तीसरे में 8, और चौथे में क्या है बेटा, सिर्फ 1। तो कहीं पर भी दिखा दो, चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये इसकी परमाणु की संरचना होगी। ये किस परमाणु की, पोटेशियम परमाणु की संरचना होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब सवाल है कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे? तो बेटा जैसे गणित में आप लोग पढ़ते हो x की पावर 2, x की पावर 6, यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ना, ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे मैथ अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे एक दो एग्जांपल और करवाते हैं। देखिए बेटा आगे एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे। इसको रफ कर रहा हूं, जरूरत नहीं है इसकी। चलिए आगे और देखिए एग्जांपल। जैसे मैं ले लेता हूं आयरन, आयरन का 26 होता है। कितना होता है, 26 परमाणु क्रमांक होता है। तो सबसे पहले बेटा 1s लिखना है, s को 2 देने हैं, फिर 2s लिखना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको ये क्रम याद होना चाहिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। 2p6, 3s2 है ना बेटा, 3p6, 4s2। अब देखो यहां पर समझो बात को, 2 2 4 तो 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 इलेक्ट्रॉन आपने बांट दिए। अभी आपके पास बचा कितना, 6। और देखिए 4s के बाद आएगा कौन, 3d आएगा। और d की जो मैक्सिमम क्षमता है वो 10 लेने की है, ये 10 ले सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कितना बचा है, 6। तो आप इसको कितना दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन दोगे। क्लियर है इतना? तो 3d6 हो गया। अब देखो इसमें पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे में 6 और 2 8, ये दूसरा नंबर, ये भी दूसरा, तो 6 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, तो 6 2 8 और 8 6 14। और ये चौथे में कितने हैं, 2। अब ये परमाणु की संरचना इसकी बनाओगे तो कोष कितने हैं, टोटल 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो ये नाभिक हो जाएगा, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये चौथा कोष। अब यहाँ पे आप अगर डॉट ना बनाना चाहे नंबर भी लिख सकते हो। पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, तीसरे में कितने हैं, 14 और चौथे में कितने हैं, 2। ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ना दिखाना चाहो तो नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आयरन। चलिए अब हम 30 चलते हैं जिंक पे। Zn 30 होता है। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना हो गया, पहले यहाँ पे गिनो कितना है, 2 2 4 और 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 इसको दे दो तो टोटल हो गया कितना, 30 हो गया। पहले में कितने हैं, 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 6 2 8 और 10 18 और चौथे में कितने हैं, 2। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए अगर इसकी संरचना बनाओगे तो ये नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये चौथा कोष। पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितने हैं, 2। ठीक। अब यहां पर एक बात मैं और ऐड करता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी परमाणु का जो बाहर वाला कोष होता है, यानी ये वाला कोष जो सबसे बाहर वाला कोष है, इस कोष को बोला जाता है संयोजी कोष। एक चीज मैंने यहां पर और ऐड कर दी, संयोजी कोष। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वैलेंस सेल, संयोजी कोष। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे
उनको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बाहर होता है यही हमारा क्या है? संयोजी कोष है, और संयोजी कोष है, और ये भी हमारा क्या होगा? संयोजी कोष होगा। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आप लोग कर लेंगे कि और एक दो बता दें? क्या कहते हैं? कर लेंगे? चलिए ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम और देखते हैं। आगे देखिए बेटा, अब यहां पर देखिए बेटा, कुछ क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद। अब अपवाद का मतलब ये होता है, इसको मिटा रहा हूं, ये तो याद हो गया होगा ना, कि दो को एस को 2 देना है, पी को 6 देना है, डी को 10 और एफ को 14 देना है। अब यहां पर देखिए कुछ अपवाद हैं, यानी अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? अपवादों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपवादों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नियम बनाया और उस नियम को सभी लोग तो फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, हाँ नियम को फॉलो कर रहे हैं, पर उस नियम को अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा? अपवाद होगा। क्या होगा? वो अपवाद होगा। जैसे एक विद्यालय होता है, तो मान लीजिए किसी तुम्हारे पिताजी का विद्यालय है, वहां पर सारे बच्चे हैं, बढ़िया ड्रेस व्रेस पहन के आते हैं, जूते मोजे पहन के आते हैं, और मान लीजिए वहां के जो मैनेजर साहब हैं या जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका लड़का कलर ड्रेस में चला रहा है, यानी वो कभी ड्रेस पहन के आया ही नहीं, तो इसका मतलब उस कॉलेज के लिए अपवाद कौन होगा? उनका लड़का हो जाएगा। सारे बच्चे तो ड्रेस में आते, लेकिन वो ड्रेस में नहीं आता, तो जो बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक ऐसे परमाणु हैं जो अपवादित है। कौन अपवादित होगा? इस बात को थोड़ा सा समझिए। अगर क्या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय कहीं पर D4 आ जाए, क्या है? D4, और कहीं पर बेटा क्या आ जाए? D9 आ जाए, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? अपवाद में आ जाएंगे। किस में आ जाएगा? अपवाद में आ जाएंगे। यानी ये इसके अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, ये क्या हो जाएंगे? अपवाद में आ जाएंगे। क्यों अपवाद में आ जाते? इसका कारण क्या है? देखो, हम जानते हैं कि डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं बेटा? 5। कल बताया था आपको हमने, डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। अब सपोज करें यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। एक और दूसरा हम बना लेते हैं, समझ लीजिए बातों को। 1 2 3 और ये 4, 5 खाने हो गए। तो ये हमारे किसके लिए? D9 के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको अपवाद इसलिए कहा गया क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो ये देखा गया कि इनके पास जब D4 था तो ये अधिक स्थायी नहीं थे, या D9 था तो अधिक स्थायी नहीं थे। तो वैज्ञानिकों ने बताया क्या? वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर कोई भी कक्षक, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी कक्षक या तो पूर्ण रूप से भरा हो या आधा भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो या आधा भरा हो, तो वो अधिक स्थायी माना जाता है, या वो अधिक स्थायी होगा। अब यहां पर देखिए, डी के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10, और यहां पर है कितने? 9 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो 10 हो जाएगा, तो पूरा भर जाएगा ना। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया अर्धपूरित, कितना बेटा? अर्धपूरित या तथा, लिख लो, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षक क्या होंगे? अधिक स्थायी होंगे। क्या होंगे? स्थायी होंगे। ये बात उन्होंने बताई। क्या होंगे? अधिक स्थायी होंगे।
तो यहाँ पर देखिए D4 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो जाता तो आधा भर जाता, क्योंकि D में 10 होने चाहिए, तो 5 हो जाते तो आधा भरा होता। तो ना तो ये आधा भरा हुआ है और ना फिर ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो इसका पहला एग्जाम्पल है, अपवादों में जो पहला आता है वो आता है Cr24। क्या आता है, Cr24 यानी क्रोमियम। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d4। अब देखिए यहाँ पे D4 आया कि नहीं आया, तो D4 आ गया, मतलब ये अपवादित है, ये क्या है, अपवाद है। तो इसका मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, जरा बात को समझो। ये गलती से लिख गया है, 3p के बाद 4s2 आता है, फिर 3d4 आता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये D4 आपका क्या हो गया, अपवाद की श्रेणी में आ गया, क्योंकि लास्ट में D4 दे दिया गया। तो अब होगा क्या कि ये जो इसके बगल वाला पड़ोसी है S, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और S में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर क्या बचा, 4s1 और 3d5। तो देखो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को क्या कर रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसको मालूम था कि इसके अभी पूरा भरा हुआ है, तब भी ये स्थायी है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें आधे, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, तो एक रह जाएगा तो अर्धपूरित हुआ, तो यानी ये स्वयं तो स्थायी हुआ ही हुआ, साथ में इसने इसको भी स्थायी कर देना, इसको एक इलेक्ट्रॉन देके इसमें देखो 3d5 हो गया। तो D5 D में आधे इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। तो आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी क्रोमियम का कहा जाएगा तो आपको ये नहीं करना है, तो कौन सा करना है सर, ये वाला करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती, ठीक है। आगे देखिए, एक और एग्जांपल है 29 कॉपर। कॉपर भी अपवाद में आता है। तो देखिए सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 आ गया भैया अपवाद। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो अब कैसे ये सुधरेगा, तो इसका पड़ोसी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। तो इसमें देखो आधे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्थायी हो गया, और इसके पूरे भर गए, ये भी क्या हो गया, स्थायी हो गया। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर करना है। अब इसको बोरबरी स्कीम में लिखना चाहो तो पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, और तीसरे में बेटा 6 2 8, 8 5 13, और चौथे में कितना है, 1 है। तो जो अपवाद होंगे उनके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 1 दिखेगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें कितने हैं, 2, और ये बेटा ये 8, और देखो 6 2 8 और 10 8 18, और ये 1, तो 8 2 10, 18 10 28 29। तो ये अपवाद हो गए। यहां पर 2 अपवाद और हैं, वो आपको स्वयं करके लाने है ना, आपको स्वयं करके लाने हैं। तो वो 2 अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं, बता सकते हो आप, बोलो, कई तो आप बता सकते हो, बोलो। मैं उनको लिखे दे रहा हूं, आपको बना के लाना है घर से, ये आपका होमवर्क है। 42 पे आता है मॉलिब्डेनम, ये भी एक अपवाद है, और 47 पे आपका आता है सिल्वर, तो ये भी दोनों अपवाद हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेके 50 तक आपको ये 4 अपवाद यहां पर दिखते हैं, और इनका आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है वो हमेशा जिस पे मैंने सही का टिक किया है वो वाला करना। ऊपर वाला यदि आप एग्जाम में करेंगे तो ये गलत माना जाएगा, तो आपको नीचे वाला करना है। इन दोनों का आपको बनाना है, हाँ घर से आप बना के लाइए, या आप कॉपी ले करके आप इसको बना करके और हमें क्या करिए, फोटो को हमें भेजिए, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करिए।